मित्रों नमस्कार। I Dr. Manoj Kumar Misra. Today I going to talk something about the health sciences. The points ऐसे ऐसे बिंदु जो बहुत ही अति सूक्ष्म रूप से छुपे हुए बिंदु हैं और उन बिंदुओं के उन पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारे हेल्थ साइंसेस में, हमारे मेडिकल साइंसेस में इसका इग्नोरेंस हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसका कारण कहीं न कहीं उस तथ्यगत, उस फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्किल की डिफिशेंसी होती है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्किल की कमी होती है, जो हमारा मौलिक ज्ञान है उसकी कमी होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो मैं बात करूंगा डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करूंगा एविडेंस के साथ, केस स्टडी के साथ। और केस स्टडी ये है, सपोज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और इस उदाहरण को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मौलिक ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्किल की डिफिशेंसी के कारण से, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिसिंग होती है हमारा डायग्नोसिस। और यदि डायग्नोसिस रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, तो फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी हमारा सही नहीं हो पाएगा। एक बच्चे का केस, इन्फेंटिल, करीब करीब 1 से 1.5 महीने का बच्चे की जो केस हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी एंड हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जो हुआ वो बहुत ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवरी होना, प्रेगनेंसी होना, दिस इज ए काइंड ऑफ नेचुरल फेनोमेना। एक प्राकृतिक उपादेय है, एक प्राकृतिक देन है। और प्रकृति के अनुसार गर्भाधान से लेके बच्चे के बाहर आने तक की जो प्रक्रिया है, इसमें जो हम मदर को केयर देते हैं मेडिकली, उसके स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें कि जच्चा और बच्चा, और ये चूँकि हमारी यूनिसेफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से संबंधित ये चीज़ें हैं जो कि डॉक्टरों के लिए विशेष है, इस बात पर ध्यान देंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और यदि जनता भी जागरूक रहे तो वो भी इस बात के प्रति जागरूक रहेगी, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो 2 बातें हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो इस मेडिकल फील्ड में हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको, आम जनता को, और स्पेशली फॉर द डॉक्टर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में जो एंटीनेटल केयर होता है, इसको यदि आप ठीक ठीक से, प्रॉपरली, सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं, यानी पेट में पलता हुआ बच्चा और जच्चा यानी उसकी मदर, तो प्राकृतिक रूप से उस बच्चे का जो जन्म है वो किसी भी व्यवधान के बगैर नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक रूप से आप उस बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें रोल है उस गर्भवती माँ के, परिवार के, हमारे समाज के, और विशेष करके हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जिनके केयर में ये बच्चा, जिनकी देख रेख में ये बच्चा पलता बढ़ता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट बच्चे और माँ को ध्यान में रखते हुए यदि आप व्यवस्थित रूप से, सुनियोजित तरीके से जो उसके लिए ठीक है, जिसमें कि उसके लाइफ स्टाइल की बात करूं मैं, उसके डाइट हैबिट की बात करूं, इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन है जैसे एंटी टीटनेस जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन पड़ता है, उसके विटामिन्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, तमाम चीज़ें जो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रॉपरली ढंग से मैनेज कर दिया जाए, ठीक ठीक उसका डाइट चार्ट दे दिया जाए, और डाइटरी सप्लीमेंट के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को जो उसके भोज्य पदार्थों में शामिल होना चाहिए, उसकी हम ठीक ठीक यदि निर्देश दे दें और उस निर्देश का ठीक ठीक पालन हो और प्रॉपरली उसका चेकअप यदि होता है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि बच्चा हमारा नेचुरल वे से वो इस धरती पर आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्या मिस हैपनिंग होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ स्किल और ड्यू टू नॉट केयरफुल when the doctor attend the patient। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देने जा रहा था। वो उदाहरण यह है कि एक बच्चा जो नियोनेट्स है, 1.5 महीने का, जिसकी केस हिस्ट्री में सीजर शामिल था, वो बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हुआ था, सीजर के द्वारा उसे प्राप्त किया गया था। स्वाभाविक है कि सीजर होने के बाद मदर को मेडिकेशन से गुजरना पड़ता है। यदि सीजर होगा तो उसमें एंटीबायोटिक, कभी कभी स्टेरॉइड, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एप्लीकेंट की जाती है ऑलरेडी मदर को ठीक करने के लिए, उसके सीजर जो किया गया है उस स्थान को हील करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। अब होता यह है कि यदि एंटीबायोटिक का प्रयोग किया गया, वो करना ही है, मजबूरी है। प्लस में कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, उस ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन सामान्य रूप से नहीं हो पाता। एक तरह का साइड इफेक्ट है उन दवाओं के कारण से, उन एंटीबायोटिक के कारण से। उसमें ड्राइनेस आ जाता है, जो मिल्क ग्लैंड है सही से दूध का स्राव नहीं हो पाता है और पर्याप्त मात्रा में उस बच्चे को दूध नहीं मिल पाता। अब यदि दूध नहीं मिल पा रहा है, उसका आहार नहीं मिल पा रहा है अपनी माँ से, उस परिस्थिति में उस बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि उसे बाहर से दूध की व्यवस्था की जाए। अब वो दूध कैसा हो, कितना सुपाच्य हो, कितना पौष्टिक हो, इस बात का ध्यान डाइटिशियन, डॉक्टर के द्वारा निर्देशित होती है। जो उपयुक्त दूध है उसको दिया जा सकता है। अब यदि उसका पेट नहीं भरता, वो केस आया था, उस केस में ये हुआ कि उस बच्चे को, जो बच्चा सिजेरियन था और 6 डॉक्टरों के यहाँ से घूमते हुए ऐसे जगह में पहुँचा जहाँ उसकी डायग्नोसिस जो है कंप्लीट हो पाई।
बच्चे की प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और जिन जिन डॉक्टरों को कंसल्ट किया गया उन्होंने ढेर सारी दवाइयाँ दे दी। अब बच्चों को चेस्ट में, कान में, पेट में अक्सर, हाँ सब कुछ यदि ठीक ठाक है तो ये प्रॉब्लम सामान्यतः देखी जाती है। और डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है तो आप केस हिस्ट्री में जाएंगे, चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री क्या है, एंटीनेटल केयर कैसे किया गया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब केस हिस्ट्री प्राप्त हुई कि ये बच्चा सिजेरियन है और इसका एंटीनेटल केयर कैसे हुआ है, और सीजर के दौरान जब सीजर किया गया तो उसके मदर को बहुत सारी मेडिकेशन से गुजरना पड़ा, और जिस मेडिकेशन के कारण से उसके जो दुग्ध स्रावी ग्रंथि हैं उन ग्रंथियों से दुग्ध का सामान्य रूप से उचित मात्रा में स्राव न होना ये स्वाभाविक है, और जिसके कारण से इस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में उसको आहार की प्राप्ति अपनी माँ से नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से वो बच्चा रोए जा रहा है। अब बच्चे को लेके स्वाभाविक है कि घर के लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब इसका डायग्नोस करें कि इसको प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये क्यों रो रहा है। तो डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस क्या किया गया, डॉक्टर साहब जाने किस तरह से उन्होंने डायग्नोस किया, उसको बहुत सारी दवाएं जो है दे दी गई। उस दवाओं का सेवन करने के बाद भी बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ, बच्चा अभी भी रो रहा था। 2 दिन के बाद फिर किसी दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से उन्होंने कंसर्न किया, फिर उनके पास भी जाने के बाद उन्होंने कुछ दवाएं दे दी, फिर तीसरे चौथे इस तरह से 1 दिन 2 दिन देखने के बाद, लेकिन बच्चे में राहत नहीं आ रही। इसका कारण है कहीं ना कहीं बच्चे के रोने का जो कारण सही सही डायग्नोस नहीं हो पाया है। तब वो 6वें डॉक्टर के पास जब गया, उस बच्चे का डायग्नोस किया गया, उसकी केस हिस्ट्री देखी गई कि आखिर क्या कारण है कि ये बच्चा रो रहा है, और सामान्यतः देखने में कहीं कान में, चेस्ट में, पेट में कहीं प्रॉब्लम दिखी नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये तमाम चीज़ें, उसका सारा कुछ रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये तमाम चीज़ों का सहारा लेते हुए भी उसको अति सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा ये देखा गया कि कहीं उसकी फिजिक में कोई बहुत खास प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी बच्चा रो रहा है। बच्चे तो ऐसे भी सामान्यतः रोते हैं, लेकिन उसका रोना कंटिन्यू था, निरंतरता बनी थी। तब वो 6वें डॉक्टर जब केस हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक दूध लिखा और अपने हॉस्पिटल एरिया में ही उस दूध के द्वारा उस दूध का सेवन कराया। उस दूध का सेवन जैसे ही किया, बच्चा हाथ पैर हिलाकर प्रसन्न हो गया, उसका रोना बंद हो गया, वो ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसका यदि ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा तो उसका ठीक से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको एकमात्र प्रॉब्लम थी कि माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता था, माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता था, क्योंकि वो बच्चा सिजेरियन था, और सिजेरियन के क्रम में बहुत सारे मेडिकेशन से गुजरने के बाद उसे
दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से पर्याप्त मात्रा में दूध का स्राव न होना और पर्याप्त मात्रा में माँ के अंदर दूध न बनना, उसके स्तनों में दूध न आना और उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध न मिलना, ये उसके रोने का कारण था। यानी उसकी बीमारी थी भूख, यानी उस बच्चे का पेट नहीं भरता था, ये कारण था। इन कारणों को यदि समझा जाता उन डॉक्टरों के द्वारा जिन्होंने उस बच्चे को ढेर सारी दवाइयाँ दे रखी थी जिससे कि उसका समाधान नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि या तो लैक ऑफ नॉलेज या तो ठीक से डायग्नोस न करना, ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण से उस बच्चे का पेट नहीं भरता, इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया, इस बात को उन डॉक्टरों के द्वारा नहीं समझी गई, जिसके कारण से उस बच्चे को राहत नहीं मिली। लेकिन जो छठवें डॉक्टर थे जिनके पास जाने के बाद उस बच्चे का ठीक से डायग्नोस हुआ, उसकी प्रॉब्लम मॉनिटरिंग की गई और उसकी प्रॉब्लम को ठीक ठीक जाना गया कि इस बच्चे को माँ से पर्याप्त मात्रा में दूध न मिलने के कारण से इसका पेट नहीं भरा, इस वजह से बच्चा रो रहा है। जैसे ही उसे दूध दिया गया वो बच्चा खेलने लगा, उसका रोना बंद हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण मैटरन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण कारण है कि आप एंटीनेटल केयर कैसे करते हैं। इसमें सबकी जिम्मेवारियां हैं। पहले घर की जिम्मेवारियां हैं, डॉक्टर द्वारा यदि सलाह दे दी गई, चार्ट दे दिया गया, उसको यदि फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये समस्या आनी ही आनी है। इसके अलावा बच्चे की नर्सिंग नर्चरिंग कैसे की जा रही है, ये उनके घर वालों की भी जिम्मेवारी बनती है। और यदि प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट डायग्नोस होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को खोजना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं खोजेंगे तब तक आप समाधान देने में समर्थवान नहीं होंगे, क्योंकि हर एक बात में, हर एक विषय में दवाइयाँ ही समाधान नहीं होती। मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। कहीं कहीं मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कहीं चीज़ें ज़रूरी होती है जिन चीज़ों के अभाव में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है समझने के लिए कि आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास जनरल अवेयरनेस नहीं है, आपके पास यदि जनरल नॉलेज नहीं है, आपके पास यदि प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, आपके पास यदि बियॉन्ड द मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं है जो आपने स्टडी की है, तो यू कांट बी डायग्नोस। तो आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, या तो आप सही उसका समाधान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यदि आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं तो फिर समाधान में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये हेल्थ अवेयरनेस के अंतर्गत ये लेक्चर इस क्रम में था कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होएं, अपने परिवार के प्रति, और अपने स्किल को कायम रखें, ये आपको लाभ दे।